हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम आपको जो है साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझाते हैं और कुछ क्वेश्चन है जो में आपके लिए बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा चलता है एदिश और सैदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। पहला हेडिंग है हमारा एदिश राशियाँ। देखो, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, एदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा, आवर्ती आदि सभी क्या हैं, ये एदिश राशियाँ हैं। इनको जो है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग किया जा सकता है। दूसरा है नंबर 2 हमारा है सैदिश राशियाँ, जिन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सैदिश राशियाँ कहते हैं। इनके परिमाण और दिशा, जैसे आपका स्कूल जो है घर से 5 किलोमीटर दूर है तो केवल क्या है, परिमाण है। लेकिन घर से 5 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है तो वो आपकी दिशा भी है। जैसे उदाहरण दिए, बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, आवेग। तो प्यारे छात्रों, ऐसे प्रश्नों में से जो है बहुविकल्पी बहुत सारे पूछे जाते हैं और परिभाषाएं भी आती हैं, तो आप इन्हें याद करें। किसी भी सदिश राशि को पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए उसके परिमाण के साथ दिशा का उल्लेख अनिवार्य है, तो इसलिए क्या करते हैं, उसको सदिश राशियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलता है हमारा चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर। देखो, चाल किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी दूरी कहते हैं। प्रति सेकंड वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं और प्रति सेकंड होने वाले विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। चाल और वेग में अंतर। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहते हैं, इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल क्या है, एक अदिश राशि है, और वेग क्या है, एक सदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है और वेग जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है गति के प्रथम समीकरण को समझाइए। v बराबर यू प्लस ए टी व्युत्पत्ति कीजिए। तो गति का प्रथम समीकरण है, मान लीजिए किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u, टी समय पश्चात उसका अंतिम वेग v है, तो त्वरण a। गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी की व्युत्पत्ति करनी है। देखो सूत्र हमारे पास त्वरण a बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। यह वेग परिवर्तन बटे समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समय। ए बराबर हो गया वी माइनस यू बटे टी। अब जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसका बटा 1 कर लो इधर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इधर और 1 की इधर, तो ये हो गया ए वी माइनस यू बराबर ए टी। तो वी बराबर हो गया आपके पास यू प्लस ए टी। अब चलता है आपके पास त्वरण। किसी गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है तो उस वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। अर्थात किसी वस्तु के वेग की दर को, अर्थात किसी वस्तु की वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि या कमी को वस्तु का वेग परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं, वस्तु का त्वरण कहते हैं। इनके वेग परिवर्तन, त्वरण का सूत्र होगा वेग परिवर्तन बटे समय। देखो मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकंड की घात 2। आप इसके मात्रक को जो है अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड और त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड की घात 2। अब देखिए नेक्स्ट परिभाषा दी हुई है हमारे पास, न्यूटन के गति के नियम। बस केवल हम आपको वही चीज़ समझाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का गति का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर बाहर से कोई बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो। अब देखो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे चलती गाड़ी से उतरते समय यात्री को गाड़ी के साथ साथ थोड़ी दूर दौड़ना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वह तभी तक स्थिर अवस्था में है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे उदाहरण दिए हुए आपके पास, किसी पेड़ की टहनी को जोर से हिलाने से उसके फल टूटकर गिर जाते हैं, क्यों, ये प्रश्न के रूप में आता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि पेड़ की टहनियाँ जोर से हिलाने पर वे तुरंत गति में आ जाती हैं, परंतु फल स्थिर अवस्था में रहते हैं। इसलिए जब लग फल स्थिर अवस्था में आए तो जड़त्व के कारण क्या होते हैं, टूट करके नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ये टॉपिक दिया हुआ, हथौड़े को लकड़ी के हत्थे में कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पर पटकते हैं, क्यों, इसका भी यही कारण है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है, बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। ऐसा इस कारण है, बहुत अधिक गोली का वेग बहुत अधिक होने के कारण वो शरीर में जब प्रवेश करती है तब इसका वेग अल्प समय में ही शून्य हो जाता है, अर्थात गोली में वेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, बल एफ अधिक है, इसलिए वह शरीर में घुस जाती है। जैसे क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्यों, ऐसा इसी कारण से है ताकि वेग परिवर्तन की दर कुछ कम हो जाए और उसके हाथों में चोट न लगे।
तो इस तरीके से जो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, उसी प्रकार से आप दूसरा नियम याद करें। तीसरा नियम भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट से बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखो इसके ऊपर कुछ प्रश्न है। दूसरा नियम है ये, किसी 8 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। द्रव्यमान m बराबर है 8 किलोग्राम, त्वरण बराबर दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड की 2, तो सूत्र है बल F बराबर एम ए। देखो F बराबर एम ए, एम का मान 8 गुना 4 8 चौक 32 न्यूटन आ गया। ऐसे दिया हुआ किसी द्रव्यमान 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाने पर, देखो 5 किलोग्राम तो हो गया आपके पास m का मान, न्यूटन F हो गया 15, हमें निकालना त्वरण A, तो A बराबर हो गया F बटे m, 15/5 बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ऐसे नेक्स्ट दिया हुआ है 5 किलोग्राम भार का एक वजन, एक बल 9.8 किलोग्राम के एक द्रव्यमान एक पिंड पर कार्य करता है, त्वरण की गणना करनी। सेम ऐसा ही प्रश्न है ये भी, आप इसे निकाल कर देखें, बिल्कुल सेम उसी प्रक्रिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, देखो जी और जी में संबंध। देखो ये टॉपिक भी आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा जी और बड़े जी में संबंध। देखो छोटा जी और बड़े जी, छोटा जी है गुरुत्वाकर्षण, बड़ा जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो एक सूत्र है आपके पास F बराबर G(m1m2/r²), न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। ये दूसरा बल है आपके पास F बराबर mg। ये दो समीकरण आपके पास हैं, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों में देखो F बराबर है, F से F कट गया तो ये बच गया आपके पास mg बराबर G(m)/r²। तो m से m कट गया, एक g बराबर हो गया G(m)/r²। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जैसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास सामर्थ्य। किसी कर्ता अथवा मशीन द्वारा किए गए कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं P, अर्थात एकांक समय में किया गया कार्य उसकी सामर्थ्य कहलाता है। सामर्थ्य P बराबर है W/T। इसका मात्रक देखो कार्य बटे T, W/T मात्रक क्या हो गया जूल बटे सेकंड। जूल बटे सेकंड को क्या बोलते हैं प्यारे छात्रों, इसे बोलते हैं वाट। तो आप जो है इसकी परिभाषा को बढ़िया तरीके से याद करें। नेक्स्ट टॉपिक दिया हमारे पास, देखो इसी के ऊपर आधारित प्रश्न है कुछ। एक मशीन की सामर्थ्य 8 वाट है, यह मशीन 1 मिनट में कितना कार्य कर सकती है। देखो P बराबर है 8, T बराबर है 1 मिनट के सेकंड बनाओ 60 सेकंड, P बराबर W/T हमें निकालना क्या, W बराबर हो गया P गुना T बराबर 8 6 48 480 जूल, क्या गया कार्य हो गया। ऐसी एक मशीन 400 जूल कार्य 40 सेकंड में करती है, मशीन की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो हमें मशीन की सामर्थ्य ज्ञात करनी, P ज्ञात करना, P बराबर होगा W/T अर्थात 400/40 बराबर 10 वाट। इसी तरीके से आपका प्रश्न नंबर ये गलत दिया हुआ है, ये इसको आप इसी तरीके से हल करके देखें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा का, देखो इसी प्रश्न के ऊपर आधारित है, ऊर्जा की 250 यूनिट खर्च होती है, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। अब देखिए एक महीने में कुल कितनी यूनिट खर्च होती है, 250 यूनिट। एक यूनिट को बोलते हैं 1 किलोवाट प्रति घंटा, 250 यूनिट होगी 250 किलोवाट प्रति घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा में होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,60,000 जूल, यानी कि 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल। तो 250 से गुणा करने के बाद में हमारे पास ये आ गया, इसका आंसर आ गया नीचे, ये आएगा 9 गुणा 10⁸ जूल। तो आप जो है देखो शॉर्ट से में एक चीज़ याद रखना कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻⁶, 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा। तो इसमें 3.10⁻⁶ जूल के 250 से गुणा करके आपका इतने में जूल आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति की इधर-उधर गति करती है, त्वरण मध्यमान स्थिति से दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तो त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो ऐसी गति क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। नेक्स्ट है तरंग गति। यदि किसी तालाब में एक पत्थर फेंका जाए तो पत्थर के गिरने के स्थान से जल की सतह पर वृत्ताकार तरंगे बनती दिखाई देती हैं। अर्थात तरंगे, जैसे मान लो आपने कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया तो उसमें छोटे छोटे लहरें उठते हैं, लहरें उठने के बाद में किनारों पर आते हैं, तो उन्हें बोलते हैं तरंग। इसे विक्षोभ कहते हैं। विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं प्यारे छात्रों, तरंग बोलते हैं। तरंग जो है 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग, लास्ट में जो है इनमें आपको अंतर भी समझाएंगे।
यहाँ पे ये आपकी परिभाषा है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग में क्या गति में क्या होते हैं, मध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति के ऊपर नीचे गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जैसे पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग, प्रकाश तरंग, ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट चलता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग तो है माध्यम के कण मध्यमान स्थिति के आगे पीछे यानी कि समांतर कंपन करते हैं। ध्वनि तरंग, जैसे ध्वनि की तरंगें होती हैं। कंपन कला, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी अक्षण स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि के रूप में निरूपित किया जाता है उससे क्या कहते हैं, उस अक्षण पर उस कण के कंपन की कला कहते हैं। विस्थापन, दोलन करने वाली वस्तु जिस बिंदु के इधर उधर गति करती है उस बिंदु को वस्तु की साम्य स्थिति कहते हैं। दोलन करते समय वस्तु की किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी को विस्थापन कहते हैं। आयाम, बड़ी मुख्य परिभाषाएं हैं। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से दूरी तय करती है उस दूरी को दोलन या आयाम कहते हैं। आवर्ती, कण द्वारा एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को उसकी आवर्ती कहते हैं। आवर्तकाल टी बराबर 1/आवर्ती, कण द्वारा एक कंपन में लिया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। तरंग दैर्ध्य,